Hello everyone and once again welcomes you in the Science Master ब्रजेश ओझा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है और इनर्शिया के बारे में जाने थे। वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके के इनर्शिया के ऊपर में भी डिस्कस किया था कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में जाना था। आज का जो हमारा पोर्शन होगा वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर में डिपेंड होगा। चलिए इस टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर लीनियर मोमेंटम होता क्या है। आपसे ही सवाल है और आप ही जवाब उसका दे पाएंगे जहां तक मुझे अंदाजा है। मान लीजिए कि एक आपके पास में ट्रक है और ये ट्रक कैसी है, लोडेड है। एक कार है और खाली है, एम्प्टी कार है, खाली कार है, and both these are moving on the same road with a very less amount of speed। बहुत कम स्पीड से ये दोनों के दोनों चल रहे हैं। ट्रक भी है, कार भी है, और दोनों का स्पीड मान ले, चलिए मान लेते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। ये भी 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, यानी ये केवल लुढ़क रहे हैं और इसको मैन पावर लगा करके रोका जा सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा कि इनमें से किसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि कार को तो रोक सकते हैं, जोर लगा करके रोका जा सकता है, एक आदमी दो आदमी कोई भी रोक सकते हैं, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा उसे रोका जा सकता है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स अप्लाई करने के समय पे, यानी जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी फोर्स जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। यानी कि जितना फोर्स लगाएंगे, मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हमारी एक पहली कंडीशन हो गई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट? अगर इसी बात को अगर हम लोग ले लें दूसरे शब्दों में, कह रहे हैं कि एक कोई कार है, द कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, एंड अ सेकेंड कार बी इज मूविंग, कार ए इज मूविंग विद 0.1 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी इज मूविंग विद 0.25 मीटर पर सेकेंड। या इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी क्वांटिटी कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखिए, अब इसमें बताइए, एक कार जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और दूसरा जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो किस कार को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली कार बी। इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी फोर्स यहां पे क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स भी उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ये दो चीजों के ऊपर में, दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड करती है। एक होता है मास और दूसरा होता है वेलोसिटी। और इसी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर momentum. Linear momentum. Linear momentum is what? This is the quantity of motion. ये मोशन की क्वांटिटी को बताता है। संवेग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? संवेग कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर P एंड P इज इक्वल टू m इंटू V। ये जो हमारा हो गया फॉर्मूला हो गया। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू V। दिस इज द मोमेंटम एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ हाउ what is the mass of the body and how fast it is moving।
किस स्पीड से, किस मोशन से ये आगे की तरफ बढ़ रही है, उस बात का हम लोग एक फीलिंग ले आ सकते हैं। दिस इज अ सेंस ऑफ मोशन, कि कितनी तेजी से कोई भी चीज आगे बढ़ रही है। तो यह हमें एक सेंस देता है कि उस बॉडी का जो मोशन है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम की बात की। अब जो इसका एसआई यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू एम इंटू भी। तो m का कितना होगा, kg होगा, और v का कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ये जो है मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा। अब इसको आप बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज द मोशन टेकिंग प्लेस इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, सो इट गिव्स द सेंस ऑफ द डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगा। तो जो मोमेंटम होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में और जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में जब बात करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल अपने पास में रख लेते हैं ताकि समझने में हमको आसानी होगी। मान लीजिए हमारे पास में एक कार है, वी हैव अ कार, एक हमारे पास में कार है, और एक ये दूसरी कार है, सेम कार है एक तरीके से मान लीजिए, और सेम कार है। इसको एक आदमी ढकेल रहा है, इसको जो है पुश कर रहा है एक आदमी, और इसको पुश करने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, इसको जो है पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको पुश कर रहे हैं तो कार क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। कार जो है सामने की तरफ, जिधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में कार जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। यहां पे एक आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कार का जो मोशन होगा वो क्या होगा, उसी के लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। यानी अगर कार के अंदर में वो कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, जितना ये फोर्स आदमी अप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ ये एक कार है, वही कार है, इसको 2 लोग ढकेल रहे हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इसका जो मोशन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, द फोर्स अप्लाइड बाय दिस 2 पीपल। तो इनका जो फोर्स होगा वो किससे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 1 पर्सन। एक ही जैसे 2 आदमी अगर एक कार को ढकेल रहे हैं तो उनका जो मोशन होगा, जो इस कार के अंदर में वो मोशन प्रोड्यूस करेंगे, द मोशन इज हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट कार। यहां पे अगर कार ए है और ये कार बी है तो कार बी एक्सेलरेटेड मोर एज कंपेयर टू द कार ए। कार ए की अपेक्षा कार बी को अगर हम सपोज करें तो इसके ऊपर में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका अगर मास m है, इसका भी मास m है, लेकिन इसके अंदर में जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, द फोर्सेस इज ग्रेटर देन, अगर इसको स्मॉल f कहते हैं तो ये कैपिटल F है, तो कैपिटल F इज ग्रेटर देन द स्मॉल f। जो कार B पे लगाए जाने वाला फोर्स है वो कार A पे लगाए जाने वाले फोर्स से क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से जो इनके अंदर में चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, यानी जो मोमेंटम में जो चेंजेस आएंगे, जो इसकी स्थिति में, जो इसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे, वो क्या होंगे, कार ए की अपेक्षा कार बी का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर में फोर्सेस ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इसको किसी क्वांटिटी में ना लेकर के, अगर हम मान लीजिए कि चलिए किसी क्वांटिटी में ही अगर ले लिया जाए, मान लीजिए कि अगर ये रेस्ट की पोजीशन में है तो u क्या होगा, 0 होगा, और इसके लगने के बाद में जो v हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, और इसको होने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए कि होने में ये 1 मीटर पर सेकेंड होने में इसको 5 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसका अगर एक्सीलरेशन अगर हम लोग काउंट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू इट विल बी v माइनस यू अपॉन टी, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 5, यानी कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा।
अब दूसरी तरफ अगर क्वांटिटी में देखें तो इसके अंदर में अब इसी समय पे u जो है इसका भी 0 है और v जो है वो 5 सेकंड के लिए ही जो इनका v है वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड, t हो रहा है हमारा 5 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपान टी, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 0 अपान 5 यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, दूसरे वाली कार का है। यानी अगर यहाँ पे अगर हम एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी जितना भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उसी रफ्तार से बढ़ेगा। तो जितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, जितना फोर्स लगाते हैं तो मोशन में उतने ज्यादा ही चेंजेस आएंगे। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, क्योंकि मास भी है और उसके अंदर में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। यही जो है हमारे न्यूटन का सेकेंड लॉ है जो हमें बताता है कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझ पाएंगे कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो किसी भी बॉडी के अंदर का बॉडी का जो मास होता है और उसके अंदर में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस पर लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। तो जितना भी फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाएंगे वो उसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगा। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम के टर्म में देखते हैं कि किस तरीके से न्यूटन के सेकेंड लॉ को लीनियर मोमेंटम के टर्म में देखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को कैसे लीनियर मोमेंटम के टर्म में समझा जा सकता है। तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएं, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर में लगने वाले नेट फोर्स के बराबर ही उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो होता है। जैसे हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इसी को हमें अगर फाइंड आउट करना है तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं और जानते हैं कि कोई बॉडी है, मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m kg, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, body moving with the initial velocity u meter per second, final velocity is equal to v meter per second, and the final velocity attained, the time taken is equal to t second। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक कोई बॉडी है जिसका मास m है and the body is moving with the initial velocity u, and in t second it changes in this velocity and the final velocity become the u meter per second. Now we have to move and we know that the rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on it. जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, we know that net force is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, rate of change of momentum। तो net force is directly proportional to rate of change of momentum। What is the rate of change of momentum? We know that momentum is equal to p is equal to m into v। अब यहां पे जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mu होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mv होगा, और mu से mv होने में कितना समय लग रहा है, t सेकेंड लग रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एम भी माइनस एम यू अपॉन टी. This is the rate of change of momentum. This rate of change of momentum is directly proportional to the force that is applied to change the initial momentum into the final momentum within a time taken. जो भी समय लगा उस समय में इस फोर्स के द्वारा ही हम लोगों ने क्या कर दिया, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम में चेंज किया. अब यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, मास जो है वो कॉमन है, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन टी. और हम जानते हैं V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है. तो यहां पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू a. ये हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सिलरेशन. तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन. इसको हमने लीनियर मोमेंटम के टर्म में फाइंड आउट कर लिया कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किस तरीके से लीनियर मोमेंटम के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये हमारा हो गया. चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर मोमेंटम. चलिए बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस जिसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उन सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप. भले ही उसके पीछे का जो साइंस है उसको आप लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अभी के बाद आप लोग उसको भी पहचान जाएंगे. जैसा क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल. आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आप में से क्रिकेट भी खेलते हैं. जब भी आप बॉल को कैच करते हैं तो आप अपने हाथों को नीचे लेके आते हैं. तो नीचे लेके आने से क्या होगा, उसके अंदर में जो मोमेंटम होगा उसके मोमेंटम को हम लोग कहाँ लेके आते हैं, जीरो कर देते हैं. जब ब्रेक लगाते हैं किसी चीज में तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो बॉल तो बड़ी तेजी से आ रही है और उसको ले करके जब हम लोग पीछे ले गए तो जहां उसके साथ हमारा टच हुआ तो वहां पे मोमेंटम उसका क्या था, हाई था. और ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया उसको ले आने में, कैच करने में, तो इस डिस्टेंस के दौरान, इस टाइम के दौरान उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया. अगर हम यहीं पे उस बॉल को अगर पकड़ ले तो बॉल क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल यहाँ पे टकराएगी और बाहर निकल जाएगी. सो वी कैन नॉट कैच द बॉल प्रॉपरली. तो हम बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे. हाँ, हालांकि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि आप कैच कर ले, लेकिन कैच करने का तरीका ही यही है कि उसको हम लोग पीछे की तरफ खींचे. जब भी कैच करते हैं तो उसको पीछे की तरफ ले आते हैं जिससे उसके मोमेंटम को कम किया जा सके. दूसरा है कुशन आर प्रोवाइडेड टू द प्लेयर ऑफ द पोल वॉल्ट. पोल वॉल्ट आपने देखा है, बड़ा सा डंडा लेकर के एक कोई प्लेयर दौड़ता है और एक छोटे से गड्ढे में डाल करके उसी के सहारे से बहुत ऊंचा जंप लगाता है, नीचे गिरता है. अब बताइए अगर ऊपर से वो नीचे गिरे, रोड पे गिरे, तो क्या होगा, वो दोबारा कभी पोल वॉल्ट गेम खेलने के लायक नहीं रहेगा. लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो नीचे बहुत सारा कुशन उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको बहुत स्पंजेस वहाँ पे लगे रहते हैं, गद्दे लगे रहते हैं, और उस गद्दे के ऊपर ही गिरता है. तो काफ़ी मोटा वो गद्दा होता है. तो जब उतने ऊंचाई के साथ में जिसमें से वो फ्रीली एक्सेलरेटेड करते हुए नीचे गिर रहा है और उसका कुछ मास भी है, तो जब वो कुशन से टकराता है तो उसका मोमेंटम जो है वो बहुत हाई होता है. लेकिन कुशन की मोटाई इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे जाते जाते, जमीन के संपर्क तक जाते जाते उसका मोमेंटम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उसे किसी भी तरीके से चोट नहीं लगती है. तीसरा है कराटे प्लेयर ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स इन अ सिंगल ब्लो. आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे कराटे प्लेयर्स हैं, एक ही हाथ में मारते हैं कि सारा का सारा जो टाइल्स लगा होता है वो सारे के सारे टाइल्स जो हैं टूट जाते हैं. तो ये सारे के सारे टाइल्स टूट कैसे जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने हाथों को आप देखते हो कि पहले बहुत ज़्यादा घुमाता है और बहुत स्पीड के साथ में ले आकर के उस स्पीड को एकदम जीरो करता है उस टाइल्स के ऊपर में. तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और मोमेंटम एकाएक अगर जीरो होता है तो वो सारा का सारा फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, टाइल्स पे होता है, और सारी की सारी टाइल्स जो हैं टूट जाती हैं. फास्ट बॉलर रनिंग फ्रॉम द डिस्टेंस टू जनरेट मोमेंटम. स्पिन बॉलर नज़दीक से फेंकते हैं तो उनकी बॉल की स्पीड स्लो होती है. फास्ट बॉलर को आपने देखा है काफ़ी दूर से दौड़ के आते हैं और बॉल को फेंकते हैं, तो उसके अंदर वो मोमेंटम जनरेट करते हैं, वो स्पीड जनरेट करते हैं. ठीक है ना. तो बॉल की स्पीड उनकी देखते हैं 140, 145, 150 होती है, जबकि स्पिनर की स्पीड कितनी होगी, बहुत ज़्यादा फेंक पाएंगे अपने नज़दीक से तो 110, 105
किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक पाएंगे बॉल को। व्हीकल्स आर फिटेड विद सॉकर्स, हम लोग के गाड़ियों के अंदर में सॉकर्स लगे होते हैं। तो सॉकर्स क्या होता है, जब किसी गड्ढे के अंदर जाते हैं तो हमारी साइकिल या बाइक जो है उसके अंदर घुसता है। अगर सॉकर्स नहीं होंगे तो हमें चोट लगेगा, जहां पे हम बैठे हुए हैं सीट के ऊपर में तो हमें झटके लगेंगे। लेकिन ये जो सॉकर्स हैं उसके जो झटके हैं, जो प्रेशर उस पर अप्लाइड हुआ, उस प्रेशर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और हमें किसी तरीके के झटके का अनुभव जो है महसूस नहीं होता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर मोमेंटम। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। न्यूटन के तीसरे नियम के साथ में हम जल्द ही आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे। टिल देन गुड बाय।